नमस्कार साथियों, मेरा नाम संभ्रांत मिश्रा है और थिंक फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। 6 और 7 मई की मध्यरात्रि को भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो कुछ भी किया उसकी तस्वीरें आप सबने देख ली होंगी। पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत ने महज कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला दिया। हमारे सटीक और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स ने पाकिस्तान के रिटेलिएट करने की क्षमता ही खत्म कर दी थी। बल्कि पाकिस्तान ने जो भी मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे भी, वो भी हमारे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए। कुल मिलाकर भारत ने हर फ्रंट पर अपनी क्षमता, अपना डोमिनेंस दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स ने भी अपनी सुपीरियरिटी दिखाई, फिर चाहे वो टर्किश ड्रोन्स के खिलाफ हो या चाइनीज PL-15 जैसी मिसाइल्स के खिलाफ। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की तारीफ की है और अब पूरी दुनिया में भारत के स्वदेशी हथियारों की चर्चा है। स्वागत कीजिए देश के जाने माने वैज्ञानिक और DRDO के पूर्व निदेशक रवि गुप्ता सर का। सर हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो सर आपको और भारत के सभी वैज्ञानिकों को हमारी ओर से नमस्कार, नमन। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, एक ब्रह्मोस और दूसरा आकाश। आप न सिर्फ इन दोनों सिस्टम से जुड़े रहे बल्कि इन्हें करीब से आपने देखा भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को इन मेड इन इंडिया सिस्टम्स के बारे में विस्तार से बताएं, इनकी जर्नी के बारे में बताएं कि आखिर ये सफर कैसे शुरू हुआ, क्या चुनौतियां आई और ये कितने मारक हैं। जी हाँ। पहली बात तो नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। प्रत्येक भारतीय है पात्र है इसका। भारतीयों ने भी जिस हर नागरिक ने जिस तरह से हमारे हमारा साथ दिया, सेनाओं का साथ दिया है, सरकार का साथ दिया है, ये प्रशंसनीय है। और ये दिखाता है कि पूरा भारत एक भारत है, महान भारत है। अब हम बात करते हैं, जो हथियारों की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं। भारत का जो जिसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर, ये अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया 1947 में। और 40 के दशक से 40 के आसपास ये बात शुरू हो गई थी कि क्या हमें अपना कुछ काम करना चाहिए, अपनी रक्षाओं के लिए, सेनाओं के लिए हमें क्या कुछ बनाना चाहिए। और उस समय 1948 में एक संगठन की नींव रखी गई, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ कि उनका एक विजन था, जिसके कारण बाद में आगे चल के DRDO बना और आज हम जहाँ तक पहुंचे हैं, इसमें उनकी दूरदर्शिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब कुछ दुर्भाग्यवश ऐसी हमारतें हुई कि जितना इसको धन मिलना चाहिए था, जितना इसको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। क्योंकि हमने एक एडवाइजर के तौर पे एक ब्रिटिश, उन्हीं अंग्रेजों ने जिन्होंने हमें हमारे ऊपर इतने साल तक राज्य किया था, जी। हमने उन्हीं को सलाह मांगने की, पता नहीं क्यों मांगा उनसे सलाह, और उन्होंने सलाह यह दी कि भारत को कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप कॉमनवेल्थ कंट्री हो। तो इस तरह से 10 साल तक तो इसका जो मैंडेट था, मैंडेट होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है आधिकारिक रूप से, एक सरकारी डिपार्टमेंट बिना मैंडेट के कुछ काम करने का। और मैंडेट रखी गई केवल और केवल एडवाइजरी, सलाहकार। उसके बाद भी प्रोफेसर कोठारी ने अपनी क्षमताओं के अनुसार और जो कुछ धन जितना बहुत लिमिटेड मिलता था उसको लेकर के बहुत मुश्किल से काम आगे प्रारंभ किया। एक जिसे कहते हैं नेशन बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का काम शुरू किया। और 1958 में इसको फिर एक DRDO को थोड़ा बड़ा संगठन बनाया गया और मैंडेट में थोड़ा विस्तार किया गया। और उसमें भी लेकिन कई खामियां ऐसी रही, क्योंकि शुरुआत से ही हमारे देश में हर क्षेत्र में, प्रोफेशनल क्षेत्रों में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी रही है। हम्म। उसका भी खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ा है और अभी तक भुगतते आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमने जो पहला मिसाइल था, जो आज हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, इसकी नींव उन्होंने, प्रोफेसर कोठारी ने 1957-58 के आसपास रखी। एक छोटी सी टीम बनाई गई थी दिल्ली के मेटकाफ हाउस में, जिस टीम का नाम था SWDT, स्पेशल वेपन्स डेवलपमेंट टीम। और यही SWDT अगले कुछ सालों में जाकर के, जब हमें लगा कि भाई हमने भारत का जो पहला मिसाइल है वो जमुना की घाटी से ही फायर किया था, लेकिन हमें लगा बहुत जल्दी कि राजधानी है, आसपास रिहायशी इलाके हैं, तो मिसाइल जैसा काम यहाँ संभव नहीं है। और हमने इस लेबोरेटरी को हमने हैदराबाद शिफ्ट किया। उस टीम को ले गए और एक नई लेबोरेटरी बनाई गई हैदराबाद में, जिसका नाम है DRDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी।
और पहला मिसाइल जिस पे उन्होंने काम करना शुरू किया वो था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके। और उस एक बहुत ये वो समय था जबकि अधिकांश वैज्ञानिकों ने कभी जिंदगी में मिसाइल देखा भी नहीं, लेकिन बहुत छोटे समय में ही हमने एक स्वदेशी मिसाइल विकसित किया जो दुनिया के किसी भी मिसाइल से टक्कर लेता। लेकिन अगेन, क्योंकि 48 का आपने सुना होगा, जीप घोटाले की बात चलती है, उस समय से लेकर के एक ऐसा एक चस्का लग गया कि हमें जो खरीदना बाहर से खरीदना है। एक तो वैसे ही जो 1000 साल की गुलामी है, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों की गुलामी से ज्यादातर लोगों के मन में मानसिकता ये बैठ चुकी है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते और बाहर से ही हमें लेना चाहिएगा, एक विदेशी सामान ही अच्छा हो सकता है। जो हम्म। बहुत ही गलत धारणा थी, हमारे वैज्ञानिकों ने बार बार इसको सिद्ध करके दिखाया। लेकिन खरीदने वाला जो जो हमारे यहाँ जो जो प्रोक्योरमेंट तंत्र है, हम्म। वो उसको जो है वो किसी कुछ कारण जो भी उनके रहे हों कि वो हमेशा विदेशी सामानों को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। इसका नतीजे चलते हुए 400 सफल परीक्षण होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को बाद में बंद करा दिया गया। ओह। और सरकारी आदेश है, बंद करना है तो बंद करना पड़ेगा, आदेश आएगा तो बंद करना कौन पड़ेगा सा इसको। प्रोजेक्ट था सर जिसको बंद कराया गया? ये एटीजीएम का नाम था अच्छा, इसका, एंटी ईटीपी। टैंक गाइडेड मिसाइल। ये जी। फर्स्ट जनरेशन का मिसाइल था, इसको बंद करा के और फ्रांस से मंगाया गया। और फ्रांस का जो था एक उनकी पुरानी एक जो असेंबली लाइन थी, हम्म। उसको शिफ्ट किया गया और इस तरह से 1970 में हम्म। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का स्थापना हुई। वहां इसको बनाना, इम्पोर्टेड मिसाइल को बनाना शुरू कर दिया। तो आगे का अगले कुछ दशक जो है हमारे लर्निंग के रहे। हम्म। उसके बाद जब 1971 का जब युद्ध हुआ, जी। और उसके बाद कुछ और घटनाएं ऐसी हुई जब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को अमेरिका जाके बहुत बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। हम्म। उसके चलते कुछ ये हुआ कि भाई हमें, और उधर चीन का खतरा था, तो चीन का खतरा मंडराता था, आज भी वैसे ही मंडरा रहा है। बिल्कुल। तो ये हुआ कि हमें ऐसे हथियार चाहिए जो चीन से मुकाबला कर सके, उनकी ताकि रेंज। दोबारा चीन की दोबारा हमला करने की हिम्मत ना हो। और चीन के पास आणविक हथियार थे। 1962 के युद्ध में भी चीन ने उनको प्रयोग करने का धमकी दे डाली थी। हम्म। तो इस प्रकार एक 1983 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जो है, शुरुआत इसकी की थी डॉक्टर VS अरुणाचलम ने। और इसको लीड करने के लिए उन्होंने डॉक्टर कलाम, APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, जी। उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया। वो उस समय ISRO में थे और वहां से उनको DRDO में लेके आए, DRDL का उनको डायरेक्टर बनाया गया। और इस तरह से इस प्रोजेक्ट में 5 तरह के मिसाइल हमें बनाने थे। उनमें से एक आकाश मिसाइल भी था। अच्छा। और इसीलिए पांचों मिसाइलों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किए गए, जो डॉक्टर कलाम ने अपने हाथ से चुन चुन कर उनको लाया था। तो आकाश मिसाइल के लिए डॉक्टर प्रहलाद को चुना गया। और ऐसे ही पृथ्वी मिसाइल, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल था, उसके लिए डॉक्टर सारस्वत को चुना गया था। जी। तो इसी प्रकार जो अग्नि मिसाइल के लिए डॉक्टर अग्रवाल थे हमारे, उनको चुना गया था। ये सब अपने जमाने के बहुत ही लीडिंग साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट के साथ साथ एक अच्छे इंसान थे जैसे डॉक्टर कलाम है। मैं समझता हूँ लीडरशिप के लिए सबसे पहले एक लीडर को एक अच्छा इंसान होना आवश्यक है। तो ये हमारे पांचों के पांचों जो हमारे प्रोजेक्ट थे, इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक बढ़िया वैज्ञानिक होने के साथ साथ, एक अच्छे मैनेजर होने के साथ साथ, वो एक अच्छे इंसान पहले थे। और सफलता के लिए मैं इस चीज का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो इसके चलते हमने, जहां तक आकाश मिसाइल की बात है, तो आकाश मिसाइल में हमें पहली बात तो उसी समय में जैसे ही हमने अपना ये प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई देश ये नहीं चाहता था कि भारत के पास ऐसी क्षमताएं आए। कारण क्या है, भारत से उनको खतरा नहीं था। अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका को भारत से क्या खतरा हो सकता है। लेकिन अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए। क्यों? हमारे देशवासी अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं, लेकिन जो विदेशी हैं, और खास तौर से अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन जैसे लोग, हम्म। वो भारत की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम्म। उनको पता है कि अगर इन्होंने अपना बनाना शुरू कर दिया, तो हम्म। कल को ये हमारे साथ
ट्रेड में, जो आर्म्स की जो ट्रेडिंग होती है, हमारे कंपटीटर बन सकते हैं। ओके, अभी तो बाजार। एक कंपटीटर को उभरने से रोकने के लिए हम्म। उन्होंने ये गुल खेला कि भाई हमें इस पर प्रतिबंध लगाओ कि साहब आप, पीस होनी चाहिए दुनिया में, और हम्म। मिसाइल से अशांति हो गई है। भाई अशांति हो गई तो आप क्यों बना रहे हो? सीधी सी बात है, आप तो अपने बनाते जा रहे हो। जी। हमसे कहते हो शांति हो, तो हम तो हमेशा से शांति के प्रिय रहे हैं। हम्म। भारत का इतिहास है, हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया कभी। हमने अटैक झेले हैं हमने। तो हमें अपनी रक्षा का, सुरक्षा का पूरा अधिकार है, और हमने इसके चलते काम शुरू किया। लेकिन समस्याएं क्या आई कि जो चीजें विश्व के बाजार में आसानी से मिल सकती हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। एक छोटी छोटी चीज है, टेस्ट इक्विपमेंट है, ओवंस हैं, फर्नेसेस हैं, वो नहीं मिलते थे हमें। जैसे ही आपने कहा कि हाँ भाई आपने डीआरडीओ को चाहिए, वो नहीं मिलेगा आपको। सप्लाई ऑर्डर बन गया, सब कुछ हो गया, हम्म। लेकिन बाद में लटक आएगा कि साहब अमेरिकन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, फ्रांस की सरकार ने परमिशन नहीं दी, हम्म। मामला खत्म। हम्म। इस माहौल के चलते हम्म। तो हमें क्या करना पड़ा, इसको ओवरकम कैसे करेंगे? हम्म। इसको ओवरकम करने के लिए हमने एक एक चीज, हम्म। यानी कितनी बार तो उन उन उपकरणों को भी हमने बनाया, और हमारे जो उद्योग थे उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। बहुत से उद्योग आगे सामने आए, हमने उनको डिजाइन करके देते थे कि भाई हमें ये चीज चाहिए। हमें बनाना मिसाइल था, लेकिन फर्नेस बनानी पड़ गई है, तो हम्म। हमारे वैज्ञानिकों ने उसको भी डिजाइन किया फिर। ऐसी और कई इक्विपमेंट थी, फिलामेंट वाइंडिंग मशीन थी, हमने हम्म। खुद डिजाइन किए, और हमारे इंडस्ट्रीज ने हमें बना के दी। तो उनके चलते हमने आखिर ये बनाया। 15 साल का प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छे से जो है ये सफलता हमें मिली, इसमें हासिल हुई। और आकाश जो है अपने आप में दुनिया का एक एक बहुत ही यूनिक जो है एक मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरी बात यह है कि आकाश मिसाइल खाली मिसाइल नहीं है ये। हमने जो इसका विकास किया है, एक संपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम का विकास किया है। तो आकाश अपने आप में कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें अलग अलग किस्म के रडार हैं। दो मुख्य रडार हैं, जो एक सर्विलेंस रडार है, एक ट्रैकिंग रडार है, और ट्रैकिंग कमांड गाइडेंस का है। जी। ज्यादातर जो है ऐसे मिसाइल केवल सीकर के आधार पर काम करते हैं। इस आधार जो अभी आकाश इस्तेमाल हुआ है, इसमें कमांड गाइडेंस है, यानी कि रडार जो है उसने टारगेट को देखा, और हम्म। वो रडार इसी मिसाइल को अंत तक गाइड करता है कि यह टारगेट है, वो कहाँ कैसे मूवमेंट है, दोनों की ट्रैकिंग होती है, और ये उसको गाइड करते हुए ठीक सटीक निशाने पर उसको पहुंचाता है। यानी अगर टारगेट ये कितना मैन्यूवर कर रहा हो, बचता नहीं है, ये बेसिकली सिस्टम हुआ। बच नहीं सकता, क्योंकि जी। ये जो आकाश मिसाइल है, हम्म। ये अपनी फ्लाइट में लगातार बूस्टर्स को फायर करता है। उसके बाद जो पूरा का पूरा मिसाइल है, ये रैमजेट इंजन से चलता है। ओके। इसके इसकी जो गति है, ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ध्वनि की गति से होने का मतलब है कि लगभग 1 सेकंड में 1 किलोमीटर आगे निकल जाता है। और बहुत ज्यादा मैन्युवरेबिलिटी है, क्योंकि जो सॉलिड रॉकेट मोटर होती हैं उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। ये रैमजेट है, जी। तो ये जैसे एक वायुयान को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से ये अपने आप को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकता है। टारगेट के पीछे पड़ गया, एक बार निशाना लगा के छोड़ दिया, तो हम्म। टारगेट को ध्वस्त करके ही छोड़ेगा। और बहुत नीचे उड़ने वाले जो टारगेट होते हैं उनको भी, और लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट उनको भी, यानी इतने वाइड रेंज में ये उन पे अटैक कर सकता है, उनको ध्वस्त करने में सक्षम है। तो ये तो बात रही हमारे आकाश मिसाइल की। और इसके बहुत काफी मात्रा में इसको हमारे सेनाओं ने, हमारी वायुसेना ने भी इसको इंडक्ट किया है, थल सेनाओं ने भी इंडक्ट किया है। और हमने जो, जैसे मैंने बताया है कि कंप्लीट सिस्टम है, जी। तो हमने उन्हीं के अनुसार हमने इनको जो बाकी के सिस्टम चाहिए थे, जो ग्राउंड सिस्टम चाहिए होते हैं, जो लोडर चाहिए होते हैं, उन सबको भी बनाया हमने। तो वैसे एक तो ये दर्शकों के लिए एक सामान्य सा प्रश्न है कि किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए, जैसे हमने अपने आकाश की बात की, बहुत सारी खूबियां बताई, तो वो क्या चीज होती हैं, मतलब उनका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है जो उनको बेहद खास बनाता है। जी देखिए, अगर मैं बात करूं एयर डिफेंस सिस्टम की, हम्म। तो एयर डिफेंस सिस्टम में हमें पहला काम क्या है, उसको पता लगाना टारगेट को, हम्म। कोई खतरा मंडरा रहा है। हम्म। फिर उसको आइडेंटिफाई करना,
हम्म। कि वो खतरा वास्तव में मेरे लिए खतरा है, हम्म। कोई सिविल एयरक्राफ्ट है, या हम्म। उसकी दिशा क्या है, किधर कब आ रहा है, कितनी रफ्तार से आ रहा है, इन हम्म। चीजों का पता लगाना। हम्म। फिर होता है कि मैं उसको कैसे ध्वस्त करूंगा। हम्म। यानी उसके लिए मुझे अपना जो सही वेपन है उसको चूज करना होता है। हम्म। तो वो आकाश सिस्टम से मैं करूं, या हम्म। मेरे पास MRSAM है उससे करूं, या हम्म। एंटी ड्रोन सिस्टम से करूं। तो हम्म। वो एक ये डिसाइड करना होता है। अब एक बार डिसाइड कर लिया, तो अब बात ये आती है मिसाइल की। अगर मैंने निर्णय लिया कि मिसाइल से करना है, तो हम्म। मिसाइल में देखिए, एक तो है उसका प्रोपल्शन सिस्टम। हम्म। जो उस टारगेट की जो गति है, हम्म। मेगा मिसाइल उससे कई गुना तेज चलना चाहिए, है ना। तो वो उसकी गति खूब होनी चाहिए। हम्म। उसके अंदर अपने आप को मैन्यूवर करने की, हम्म। आगे हो सकता है दाएं बाएं घूम के बचने की कोशिश करें। तो हम्म। मेरा मैन्यूवरिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि इस अच्छे प्रोपेलेंट सिस्टम, एक ताकतवर प्रोपेलेंट सिस्टम के साथ साथ हम्म। मेरे पास जो उसके कंट्रोल सरफेसेस हैं उनको कंट्रोल करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए, ताकि हम्म। मैं उसकी दिशा को अपने आवश्यकता के अनुसार बदल सकूं। हम्म। फिर आपका आता है कि वो अपना नेविगेशन कैसे करेगा। तो हम्म। नेविगेशन करने के लिए उसके अंदर जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर होते हैं और जी। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको दुश्मन जैम ना कर सके। हम्म। क्योंकि अगर शत्रु ने जैम कर दिया तो मेगा मिसाइल बेकार हो जाएगा। हम्म। तो जैम प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम, वो कम्युनिकेशन सिस्टम ग्राउंड से कंट्रोल होने के लिए भी, हम्म। जैसे मैंने बताया, कमांड गार्डेंस है, रडार के थ्रू गाइड किया जाता है, प्लस हम्म। GPS लोकेशन, ओके। तो उसका भी कम्युनिकेशन बना रहता है। हम्म। प्लस आपका उसके बाद आपका आता है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे जब वो नजदीक पहुंचेगा। तो हम्म। उसमें एक सीकर होता है। जी। अब हमारा जो आकाश अभी जो प्रेजेंट है, हमने उसमें सीकर नहीं लगाया था, बिना सीकर के ही बढ़िया काम किया है उसने। ओके। आगे के आने वाले जो वर्जन होंगे, आगे हमारा आकाश प्राइम बन रहा है जिसमें हमने सीकर भी लगाया है, कि वो हम्म। अगर मान लीजिए किसी कारण से हम पहाड़ी इलाकों में हैं, रडार के रेंज से बाहर निकल गया, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, उसके बाद अपना सीकर का काम कर लेगा। ओके। फिर आपने हमने उसके अंदर जो मोटर है उसमें भी चेंज किया है, आकाश NG हमारा आ गया है। ये जी। सब बन के लगभग तैयार है। वो आगे आगे टेक्नोलॉजी बनेगी तो चलता रहेगा वो तो काम। तो आपका मोटर सिस्टम हो गया, आपका प्रोपल्शन हो गया, आपका नेविगेशन सिस्टम हो गया। फिर जो वाल हेड है, हम्म। वो वाल हेड सही समय पर विस्फोट उसमें हो। हम्म। इतनी तेज गति से चलते हुए कोशिश तो होती है कि भाई टारगेट को हम 1-to-1 अटैक करें, हम्म। जिसे कहते हैं डायरेक्ट हिट। हम्म। अगर किसी कारण से डायरेक्ट हिट नहीं भी हो पाया, हम्म। तो वो उसके जब नजदीक से निकलेगा, तो फटे। वो विस्फोट कर देगा। उसमें से जो किस तरह के स्प्लिंटर्स निकलेंगे कि वो टारगेट को बच के जाने ना दें। ओके। ये सब अपना वॉर हेड का डिजाइन होता है। हम्म। हमारी पूना की लेबोरेटरी है जिसकी महारत हासिल है इसी तरह तरह के वॉर हेड बनाने में। जी। तो इस ये है कंप्लीट एक सिस्टम, उसको डिटेक्ट करने से लेकर के। और हमने जब आकाश सिस्टम बनाया था, हम्म। तो हमने खाली मिसाइल ही नहीं बनाया, हम्म। हमने ये जिनका मैंने जिक्र किया है इन तमाम सिस्टम्स को बनाया है। इसके लिए रडार डेवलप किए गए, जो हमारी बेंगलोर की लेबोरेटरी LRD है, हम्म। उन्होंने इसके दोनों रडार बनाए हैं। एक कमांड गाइडेंस सिस्टम जिसमें हमने अपनी कानूनी लेबोरेटरीज को साथ लेकर के एक कंप्यूटराइज गाइडेंस सिस्टम बनाया। अब इतनी तेज गति से, जैसे 1 सेकंड में 1 किलोमीटर निकल जाना है, जी। यानी हमें जो एक्यूरेसी चाहिए वो मिली सेकेंड्स में चाहिए। बिल्कुल। तो ये काम किसी, अगर मैं चाहूं कि मैं जमीन पर बैठ कर अपने मिसाइल को कंट्रोल करूंगा, ये संभव नहीं है इंसानी दिमाग के लिए। तो हम्म। ये तमाम चीजें कंप्यूटराइज्ड है। वो हम्म। कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया है, वो हम्म। हमने खुद बनाया है इसका। और फिर इसके बाद ये सब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म। हमने 1986 में हमारी एक विशेष लेबोरेटरी की स्थापना की थी बेंगलोर में, जिसका नाम है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। हम्म। उस जमाने में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से छोड़िए, कंप्यूटर का नाम जानने वाले कम लोग थे। हमने उस समय इन पे काम पे शुरू किया था, और हमने आकाश में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि वो सही टारगेट के बारे में निश्चित कर सके कौन सा टारगेट सही है, किसको मुझे पहले अटैक करना है, और एक साथ कई टारगेट को ये हिट कर सकता है। ये तो है। अब बात सर ब्रह्मोस की करते हैं। आपने बहुत विस्तार से आकाश के बारे में बताया। ब्रह्मोस मिसाइल एक तो अपने आप में एक यूनिक मिसाइल है। और एक बार अगर इसको हमने टारगेट पे दाग दिया, तो जी। अपना काम करता ही है, करता है। इससे बच के कोई नहीं जा सकता। हम्म। इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर जिस देश की जनसंख्या के पास ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जैसा मिसाइल है,
तो उससे पंगा मत लो। ये बात पाकिस्तान को समझ जानी चाहिए। अच्छा, मुझे आशा है कि अच्छी तरह समझ में आ जाए, आ गई होगी। मैं फिर एक बार इस बात को मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, आज भी शांति का ही पक्षधर है। आज हम बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं इस बात को कि शक्ति के बिना शांति संभव नहीं। बिल्कुल। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। हम्म। तो अब हम ब्रह्मोस पे आते हैं। ब्रह्मोस, जैसा मैंने बताया कि ये ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक चलता है, अर्थात 1 सेकंड में 1 किलोमीटर लगभग ये तय कर लेते हैं। अब इसकी दो इम्प्लीकेशन है। पहली बात तो इस जब हमें किसी चीज को ट्रैक करना होता है, डिटेक्ट करना होता है, जी। तो कुछ समय चाहिए इसके लिए। जी। रडार जो है वो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है रडार के। एक तो इसकी गति के कारण, जी। दूसरा इस कारण से कि ये क्रूज मिसाइल है। हम्म। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसकी ट्रेजेक्टरी लगभग लगभग फिक्स्ड होती है। दोस्तों। हमने कहीं से छोड़ा, हम्म। एक एक जगह से हमने छोड़ा, उसके बाद अगर वो दुश्मन के रडार ने उसको पकड़ा है, हम्म। तो उसके थोड़े सी जर्नी को हम्म। देखने के बाद पता लग जाता है कि ये टारगेट कहाँ जाएगा। ओके। तो दुश्मन को संभलने का मौका मिल जाता है। हम्म। क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि ये एक विमान की तरह से काम करता ओके। है। आप ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल को समझिए कि एक तरह से कामाकाजी ड्रोन है। जो भी कोई मिसाइल है वो हम्म। एक ड्रोन की तरह से ही है, ऑटोनोमस है, अपने आप अपना डिसीजन लेता है, हम्म। और खुद जाकर के टारगेट पे जब अटैक करता है तो वहाँ विस्फोट तो करता ही है, साथ में खुद भी ध्वस्त हो जाता है। तो अब क्या है कि ये ड्रोन होने के कारण, क्रूज मिसाइल होने के कारण, ये जमीन की सतह के बिल्कुल साथ साथ भी उड़ सकता है, और ओके। बहुत ऊंचाई पे भी उड़ सकता है। हम्म। दूसरी बात यह है कि अपनी दिशा बदलने में सक्षम है। हम्म। बैलिस्टिक मिसाइल में दिशा एक लिमिट के बाहर उसको दिशा बदलना संभव नहीं है। हम्म। लेकिन ये तो विमान की तरह से है, आप जहां मर्जी ले जाइए। ओके। तो आप इसको चाहे अभी आप जा रहे थे उत्तर की तरफ और आपने मोड़ लिया इसको उत्तर पूर्व की तरफ, हम्म। दुश्मन समझेगा कहाँ हमला होना था, हमला कहीं और होगा, हम्म। वो समझ ही नहीं पाएगा। हम्म। और जब तक उसको लगेगा, हम्म। तब तक जब वो उसके इतना इतना नजदीक आ चुका होगा, इंटरसेप्ट जब नहीं। तो उसको प्रार्थना प्रार्थना करने का भी समय नहीं बचा होगा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। और आपका एक और समस्या होती है, रडार की जो एक लिमिटेशंस होती है हम्म। कि पृथ्वी हमारी गोल है। जी। पृथ्वी की गोलाई जो है वो रडार की किरणों के बीच में आ जाती है। ओके। अब अगर मेगा रडार यहाँ पे है, हम्म। टारगेट यहाँ पे है, हम्म। तो ये पृथ्वी के बीच में आ गई, बिल्कुल। इसलिए रडार देख नहीं पाता। वो रडार कब देख पाएगा, जब ये या तो ऊंचा उठे काफी, हम्म। और ब्रह्मोस तो बिल्कुल जमीन के सतह के साथ चल रहा है, या मास्किंग। जब पता लगेगा जो हॉराइजन हमारा है, जिसे हम कहते हैं हॉराइजन, ये हम्म। लगभग 45 से 50 किलोमीटर का होता है। जी। तो वो जब 40 किलोमीटर नजदीक आ चुका होगा, हम्म। तब दुश्मन का रडार इसको देख पाएगा। हम्म। और अब उसके पास गिनती के 35 से 40 सेकंड बचे हुए हैं, हम्म। जिसमें कि उसके जो मिसाइल्स हैं, जो रक्षा प्रणाली है, वो हम्म। तो निशाना साध भी नहीं पाएगी जब तक। अब इसका जो एक और जो बात है, जो गति से आती है। हम्म। देखिए, एक इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की, हम्म। कि कोई चीज जब चल रही है उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है। हम्म। ये ½ mv² होती है। जी। यानी इसमें मास कितना उसका वजन है, हम्म। और कितनी उसकी गति है, गति का तुक्का स्क्वायर, जी। V²। तो हम्म। यानी गति अगर एक थी, हम्म। काइनेटिक एनर्जी एक थी, अगर गति 3 हो गई हम्म। तो काइनेटिक एनर्जी 9 हो जाएगी। फाइव हो गई 9 हो जी। जाएगी। अब ब्रह्मोस में इस काइनेटिक एनर्जी ही इतनी अधिक होती है हम्म। कि जो वार हेड है, अलग अलग किस्म के वार हमने बनाए हैं इसके लिए, हम्म। और अपने आप में किस काम के लिए चाहिए तो उसी हिसाब से हमने वार हेड उसमें लगाते हैं। हम्म। लेकिन हम्म। सिर्फ गति के कारण जो उसमें ऊर्जा है, हम्म। वो ऊर्जा ही टारगेट को ध्वस्त करने के लिए काफी होती है। हम्म। और मैं आपने अच्छा उदाहरण दिया था एक बार, वो कि वो जिस शिप पे हम टेस्ट कर रहे थे, उसको एक पुराना शिप था, डिस्कार्डेड शिप था, हम्म। और बिना वार हेड के हमने उस जमीन की सतह पर उड़ता हुआ आया, और जब उसने हिट किया हम्म। तो तुरंत वो उस जहाज के एक हिस्से से घुस के आर पार दूसरी तरफ निकल गया, दो टुकड़े। तोड़ता हुआ, और जहाज के 2 टुकड़े हो गए।
ये तो काम उसने जब किया जब उसमें वारंट लगा वो नहीं था। अगर किसी दुश्मन के हमने एयरक्राफ्ट कैरियर पे डाल दिया तो वो भी बचने वाला नहीं है। ये इतना शक्तिशाली हथियार है। हम्म। और फिर हम इसको जहां से छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसका रेंज, हम्म। जिस समय हमने इसको बना रहे थे, और क्योंकि ये एक रूस के साथ हमारा एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, हम्म। और उस कोलैबोरेशन के चलते हमें जो हमने प्रोडक्शन भी जो है इसका वो एक कंपनी बना करके, 51% शेयर डीआरडीओ का है, 49% इसमें रशिया की कंपनी का है। तो लेकिन समस्या क्या थी कि हमारे ऊपर और रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे, एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो मुख्यतः भारत को ही लिमिट करने के लिए लगाई गई थी। उसके तहत एक लिमिट थी कि कोई भी देश 300 किलोमीटर से अधिक रेंज का मिसाइल नहीं दे सकता एक दूसरे देश को। तो अब क्योंकि ये कोलैबोरेशन में था, तो हमें अपने मिसाइल का रेंज 300 किलोमीटर से कम रखना था। 290 रखा। 290 रखा गया, 290 डिक्लेयर किया गया है भाई, हम्म। वो उसको उसकी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। हम्म। बाकी तो जब वो जाता है तो फिर वो कम ज्यादा तो हो सकता है, हम्म। अलग अलग कामों से कारण उसमें कितना फ्यूल रखा क्या किया। और अब जो हम बना रहे हैं उसका नेक्स्ट हायर वर्जन है, वो इससे कहीं अधिक रेंज के बनाए गए हैं। हम्म। लेकिन इस 290 किलोमीटर रेंज का भी जो मिसाइल है, हम्म। अगर मैं इसको अपने जहाज से छोड़ता हूँ या अपने वायुयान से छोड़ता हूँ, सुखोई से छोड़ता हूँ, हम्म। तो अब मेरे ब्रह्मोस का जो रेंज हो गया वो सुखोई के जितना हो गया। ओके। यानी सुखोई के रेंज से 300 किलोमीटर और आगे तक, 290, और हाँ। आगे तक। जी बिल्कुल। क्योंकि जब मैं इसको बहुत ऊंचाई से छोड़ूंगा इसका हम्म। रेंज और बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब उसको बूस्टर की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो उसका जो वजन लेके जाता था उसकी भी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी जो सुखोई है वो हम्म। उस गति पे चल रहा है जहां रैमजेट इंजन काम कर सकता है। हम्म। तो ये इस कारण से ये हम बहुत दूर दूर तक इसे मार कर सकते हैं। हम्म। अब आजकल, क्योंकि पहले हम नाम किसी का लेके नहीं करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने इतने बदतमीजी की है हम्म। और दगनगी की है। मैं पाकिस्तान को कोई देश नहीं मानता, और हम्म। ना उनकी सेना कोई सेना है। हम्म। वो सबके सब आतंकवादी हैं। आतंकी संगठन है। हाँ, पाकिस्तान में या तो आतंकवादी कुछ बिना यूनिफॉर्म के हैं हम्म। और कुछ सेना की यूनिफॉर्म में है, हम्म। सब आतंकवादी है। तो लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की भूमि का एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस के रेंज में है। हम्म। हम उनके जो बेस्ट प्रोटेक्टेड जो उनके इलाके हैं या कोई उनके उनके केंद्रीय संस्थान हैं, हम्म। हम उन पे अटैक करने की क्षमता रखते हैं। ये हमने करके दिखा दिया। जहाँ पे अभी हमने अटैक किया इन एयरफील्ड के ऊपर, वो रावलपिंडी के नजदीक, ये वो एयरफील्ड है जिसको वो मानते थे कि पूरे पाकिस्तान में सबसे अधिक सुरक्षित है। सर अब आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की हमने बात की, डीआरडीओ की, आप खुद उसको रिप्रेजेंट करते रहे हैं। एक विषय आपने रखा था कि जो एक माइंडसेट था, आपने शुरू में ही इस चीज को कहा कि प्रिक्योरमेंट कर लेते हैं, हम क्या अच्छा बनाएंगे बाहर से खरीद लेते हैं। आपको लगता है कि बीते कुछ वक्त में इस पर असर पड़ा है, और पूरी तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो है वो फिलहाल कितना आपको मुमकिन नजर आती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेनाओं में भी और अधिक विश्वास बढ़ा है, पहले भी था, हम्म। और अधिक विश्वास बढ़ेगा। और साथ में देश की जनता ने भी अब अच्छी तरह जान लिया कि जो हमारे देश के में ही डीआरडीओ के द्वारा, हमारे इंडस्ट्री के द्वारा जो बनाए जा रहे हम्म। हथियार हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, वो बाकी जो इंपोर्ट किए जाते थे उनसे कहीं बेहतर है, कहीं हम्म। ज्यादा सक्षम है, कहीं ज्यादा रिलायबल है, क्रेडिबल। अब आत्मनिर्भरता में क्या रास्ते में रोड़ा क्या था? अब अगर हम बात करें 1960, 70, 80 के दशक की, हम्म। हमारे पास टेक्नोलॉजीज की कमी थी हम्म। और बाहर से लगे हुए थे प्रतिबंध। बहुत अच्छा हुआ, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ कि जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, क्योंकि हमने उन तमाम टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजीज को हमने अपने देश में ही बनाया। हम और अधिक सक्षम हो गए। आज स्थिति यह है कि हम किसी देश पर निर्भर नहीं हैं। हम्म। अगर उचित धन हमें दिया जाए, हम कुछ भी करके दिखाने में
और दुनिया से बेहतर तरीके से करके दिखाने में सक्षम हैं। आपने तेजस का नाम लिया। आप आपके दर्शक हमेशा के मन में आएगा कि भाई हम इंजन के लिए विदेश पर निर्भर हैं। हम्म। क्वेश्चन ये है कि इंजन के, कावेरी इंजन के लिए जो धन चाहिए था, हम्म। सरकार ने क्यों नहीं दिया? इंजन डेवलपमेंट देखिए करने वाली दुनिया की गिनती की 4-5 कंपनीज हैं पूरे विश्व में। जी। बहुत महंगा काम होता है ये, हम्म। और इसके लिए बहुत महंगी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगाना होता है। हम्म। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो अपना कावेरी इंजन है उसको टेस्ट करने के लिए हम्म। हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड आज भी नहीं है। आज भी हमें फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए अपना इंजन रशिया ले आना पड़ता है, जिस प्रक्रिया में महीनों महीनों लग जाते हैं। हम्म। तो जो धन जितना चाहिए था, जितने संसाधन चाहिए गए थे, वो नहीं मुहैया कर। हमने जो प्रगति की है, हम्म। डीआरडीओ ने और हमारे बाकी देश ने, जो हुआ है बहुत ही धन के अभाव में, तब भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कमर तोड़ मेहनत करके किया है। हम्म। मैंने अपनी एक पुस्तक मेरी है जिसमें मैंने इन चीजों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तो अब सब प्रश्न ये है कि इसमें क्यों होता है। हम्म। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार इस पे, प्रधानमंत्री जी हमारे, हमें सौभाग्य हमारा है कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो पूरी तरह से राष्ट्रवादी हैं। हम्म। नहीं तो एक समय ऐसा आ गया था कि सरकारी तंत्र में और समाज में सब जगह राष्ट्रवादी होने को लोग बुरा मानने लगे थे। हम्म। तो स्लैंग हो गया बड़े था। एक एक उनकी बुद्धि में हंसी आती है भाई। हम्म। अगर देश मेरा है, अगर मैं राष्ट्रवादी नहीं बनूंगा तो मैं क्या गद्दार हूँ? मेरी हम्म। समझ से जो राष्ट्रवादी नहीं है वो गद्दार है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी सौभाग्य से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उनकी राष्ट्रवादिता पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता। हम्म। और उन्होंने बहुत कोशिश की है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की। केवल रक्षा क्षेत्र में ही नहीं, आप देखिए जहां मोबाइल नहीं बनते थे, यहाँ पे सारे के सारे मोबाइल बाहर से आते थे। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा छोटा। मोबाइल निर्माता बन चुका है। बिल्कुल। हमारे पास चिप्स की कमी थी, क्योंकि डीआरडीओ ने भी बहुत बार सरकार को केस भेजे, हम्म। बार बार केस भेजे कि हमें चिप देश में बनाना पड़ेगा। आखिर जो मिसाइल बना रहे हैं वो हम्म। चिप, उसका दिमाग होता है। हम चिप डिजाइन कर सकते हैं, किए हैं हमने, लेकिन बनाने के लिए फैब चाहिए जो हम्म। हजारों करोड़ की आती है। धन नहीं मिल रहा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चिप बनाने के कई कारखाने यहाँ लगवाए हैं। हम्म। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो कुछ कमियां थी, जो कुछ गुणे थे आत्मनिर्भरता की राह में, उनमें से जितने टेक्नोलॉजिकल वाली बातें थी या क्षमता की बात थी, वो सब तो आज की डेट में हम तक लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ आने वाले बहुत जल्दी नजदीक के समय में पूरी हो जाएंगी। अब जो एक रोड़ा बचा है, जी। ये वो रोड़ा है जिसको कि 1853 में अंग्रेजों ने गुलामों को वश में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया था, और वो है हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी। हम्म। अंग्रेज गए, हम्म। एक के बाद एक सरकारें आई, और हम्म। जो एक फिल्म का डायलॉग है कि सरकार किसी की भी है, सिस्टम तो हमारा है। हम्म। तो आज अगर कोई एक घोड़ा है हम्म। आत्मनिर्भरता की राह में, तो हम्म। वो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है। जहां एक एक चीज को निर्णय लेने में जो कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में निर्णय होना चाहिए, उसको लेने में सालों साल लग जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि आम का बजट को कितने समय से हमने रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि सैंक्शन किया जाए। हम्म। 6-7 साल क्यों लगे इसको? हम्म। आपका तेजस एयरक्राफ्ट जो बन चुका था मार्क 1 ए के लिए, हम्म। आपने क्यों उसका सप्लाई ऑर्डर क्यों सालों साल तक डिले होता रहा? जो प्रोक्योरमेंट डिसीजन है वो तो ब्यूरोक्रेसी से होता है ना, हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो आके बैठ के होता है। वो हम्म। ना डीआरडीओ के हाथ में है, ना एयरफोर्स के हाथ में है। बिल्कुल। हमारी वायुसेना के लिए आज से करीब 25 वर्ष पूर्व, या 23-24 साल पहले, एक एमएमआरसीए को अप्रूवल मिल गई थी, मंजूरी मिल चुकी थी कि 126 एयरक्राफ्ट, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। आज तक भी प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं हुई? वहां तो ना तो डीआरडीओ बीच में आ रहा है, ना हम्म। वहां पे एचएएल बीच में आती है। सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक डिले है।
क्यों 25 साल लगेंगे? अगर आप 25 साल तक खरीद नहीं पाएंगे तो भी 25 साल में तो वो आउटडेट हो जाएगा, बिल्कुल। तो किसी काम का ही नहीं रहेगा। इसीलिए शायद अब तो सर, ये सब अब तो ये भी बात चल रही है कि उसको उसको आगे रखना भी है, या हम फिर कुछ और तरीकों पर आगे बढ़े, फिफ्थ जन पे जाएं या इंडिजिनस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म्स पे रहें। मैं समझता हूँ, देश को सशक्त बनाना है तो एक स्वदेशी चीजों पे ही आपको निर्भर करना पड़ेगा। और हम्म। पहली बात एक और है, देखिए, हम जो पैसा हम अपने स्वदेशी हथियारों को, प्लेटफॉर्म को खरीदने में लगाते हैं, हम्म। आप उससे खाली हथियार नहीं खरीद रहे हैं, ये मत भूलिए। हम्म। वो हथियार अगर स्वदेशी है हम्म। तो वो अपने देश की उद्योगों में बनेगा, हम्म। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। हम्म। आज जो आकाश बन रहा है, हम्म। लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है उससे। अगर यही बाहर से लिया गया होता तो हम्म। ये पैसा सिर्फ विदेश में जाके वहां रोजगार क्रिएट करता, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां होती, हम्म। प्रॉफिट उनके पास जाता। हम जब आकाश खरीद रहे हैं तो उसका एक एक पैसा इंडिया में। हमारे देश में ही रहता है। देश का पैसा देश में रहेगा, यहाँ के रोजगार बढ़ेंगे, यहाँ का जो उद्योग है उनकी उन्नति होगी। हम्म। हमारा रक्षा बजट आप देखिए, हालांकि जो हमारे जैसे देश हैं उनसे अगर तुलना की जाए, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जितना बड़ा हमारा समुद्री क्षेत्र है, अगर उसको देखा जाए तो अभी भी हमारा रक्षा व्यय बहुत कम है। चीन और पाकिस्तान दोनों हमसे कहीं ज्यादा खर्च करते हैं पर हम्म। कैपिटा देखा जाए तो। हम्म। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि 6 लाख करोड़ कुछ कम नहीं होते। हम्म। और ये 6 लाख करोड़ में से अगर आपने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ अगर आपने बाहर से विदेशी सामान मंगाने पर लगा दिए तो वो ड्रेन है, वो सब हम्म। नाली में जा रहा है। हम्म। वही अगर आप अपने देश की चीजें बनी खरीदते हैं हम्म। तो आपके लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हम्म। फिर एक बात और याद रखिए हम्म। कि मेरा मानना है कि नजदीकी इतिहास में जाएं, पिछले हम्म। 10 दशक, 20 दशक में जाएं, हम्म। जितने युद्ध हुए हैं वो दिखाने के लिए, कभी कहते हैं धर्म युद्ध हुआ, कभी भी दिखाते हैं कि साहब वो आइडियोलॉजी की बात थी, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है, पैसे की। तो आज भी अगर हम विदेशी हथियार खरीदेंगे हम्म। तो जो विदेशी महाशक्तियां हैं हम्म। उनको अपने गेम प्ले करने का मौका मिलेगा। उनमें होड़ लगेगी कि किसके हथियार खरीदे जाए, वो सब सरकार पे दबाव डालेंगे, हाथ मरोड़ने की कोशिश करेंगे। हम्म। फिर वो आपको हथियार बेचते हैं, पैसा हमारा लगता है, लेकिन उसकी जो सप्लाई चेन है वो उनके हाथ में होती है। हम्म। अब जब कभी दुश्मन के साथ हमारा युद्ध होगा हम्म। तो वो कभी भी सप्लाई चेन बंद करने की धमकी देकर हमारे को युद्ध को रोकने के लिए दबाव डाल सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी बात यह है तीसरी बात यह है कि उनका कमर्शियल इंटरेस्ट आ गया ना। हम्म। इस कमर्शियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो चाहेंगे आपके क्षेत्र में युद्ध हो। हम्म। ताकि कंज्यूम हो ज्यादा वेपन्स। अगर आपके इलाके में, आपके आसपास जो आपके देश हैं वो आपके लिए खतरा बने हुए हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदने पड़ेंगे। हम्म। अर्थात उनको एक इंसेंटिव है हम्म। युद्ध कराने का। हम्म। तो हम अगर विदेशों से हम हथियार खरीदते हैं तो हम पैसा खर्च कर रहे हैं अपने लिए अशांति खरीदने के। हम्म। आज भारत ने दिखा दिया दुनिया को कि भारत के बने हथियारों ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान का। अब आज अगर हम अपने ही हथियार बने अधिक से अधिक मात्रा में खरीदते हैं तो किसी देश की हिम्मत नहीं होगी, उनको पता है कि खुद बनाएंगे। अगर इनके देश में अशांति की हम्म। तो भाई ये दूसरे देश को मुंह तोड़ जवाब तो देंगे ही देंगे। साथ ही हमने जो हथियार उनको बेचे थे उनकी बेइज्जती हो जाएगी, उनका बिकना बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी उनकी। हम्म। तो आपका हमें अगर शांति चाहिए, एकमात्र तरीका है आत्मनिर्भरता। रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से हमें आत्मनिर्भर होना होगा, शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। अमेरिका पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मुझे बताइए, विश्व युद्ध के बाद से क्या एक भी हमला अमेरिका पे हुआ है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका तो हमला करने कई जगह गया है, लेकिन अमेरिका के ऊपर किसी की हमला करने की हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं है, किसी का। अमेरिका किसी से हथियार खरीदता नहीं है, वो तो केवल बेचता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हमें अपना
खुद के बने हथियार की आज भी, जो मैंने ब्यूरोक्रेसी की बात की, मुझे आज कोई जवाब दे इस बात का, ATAGS को बने हुए अप्रूव हुए हुए 5 साल से अधिक हो गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो अपने, ऑर्डर्स। उसके बाद भी केवल 300। हम्म। अभी हम सब मानते हैं कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है ATAGS की, लगभग 2000 से 2500 गन की है। हम्म। आप क्यों 300 का ऑर्डर दिया भाई आपने 5 साल का इंतजार करने के बाद? हम्म। तो प्राइवेट ये क्यों कंपनीज नहीं भी आप? क्यों आएंगी सर? प्राइवेट कंपनीज भी क्यों आएंगी अगर पैसा ही नहीं मिलेगा, लागत ही नहीं निकलेगी? तो जी, आरएंडी लागत नहीं निकलेगी तो वो क्यों आएंगे आखिर? तो प्राइवेट कंपनी का आना बेहद आवश्यक है। मैं हम्म। समझता हूँ सरकार का काम सरकार चलाना है। हम्म। गवर्नमेंट हैज टू गवर्न। हम्म। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं होता। रेगुलेट करना हो तो सकता है बट। हम्म। रेगुलेट करना वो उनका काम है, उनका उनका कर्तव्य है रेगुलेट करना। हम्म। लेकिन खुद बिजनेस करने, अगर कोई सरकार खुद बिजनेस करने बैठेगी हम्म। तो भाई फिर समस्याएं खड़ी होंगी जो हमारे यहाँ होती आई हैं। हम्म। हमारे देश का जो जो निजी क्षेत्र है बहुत ताकतवर रहा है। हम्म। अंग्रेजों के जमाने में जब इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, हम्म। तब हम टाटा स्टील बना है, तब हमारा हम्म। एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी बनी है। उनको क्यों, उनका उनको राष्ट्रीयकरण किसने कराया, किस लिए कराया, क्यों, किस भावना से कराया? हम्म। मुझे समझ में नहीं आता। कंट्रोल। हाँ। कंट्रोल, मुट्ठी में रखना है। हम्म। उद्योगपति को अपनी मुट्ठी में रखो, सेना को मुट्ठी में रखो। ये जो मुट्ठी में करने का भाई हमारा, हम अगर अपने सनातन मूल्यों की बात करें हम्म। तो भारत में सनातन धर्म हमारा ऐसा है जो आपको, व्यक्ति को पूरा अपना कर्म करने की स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल। केवल एक यही पूरे विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है कहीं पे, मैं कहूंगा धर्म है तो खाली सनातन धर्म है, जहाँ पे कि मानव को मानव समझा जाता है, हर इंसान में ईश्वर का रूप समझा जाता है। इसलिए किसी पे कंट्रोल करने का मंशा नहीं होती है। हमें नॉलेज ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। हम्म। हमें मानने के लिए नहीं कहा कि हाँ ये कहा पत्थर की लकीर बन गई। हम्म। तो वो हमारा संस्कार नहीं रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारा सन 47 के बाद से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि हर चीज में कुछ मुट्ठी भर लोगों का कंट्रोल रहे, एक परिवार का कंट्रोल बन के रह जाए। और तमाम पॉलिसी इसी के इर्द गिर्द घूमती गई। और जो पॉलिसी अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाई थी, हम्म। वही काले कानून बहुत से आज तक भी चलते आ रहे हैं। सर अभी जो मौजूदा वक्त है, बहुत प्रयास हुए हैं आत्मनिर्भरता के, बहुत सारी कमियां भी हैं। अभी आप इस पूरे मिशन को या भारतीय रक्षा उद्योग को, बल्कि मैं कहूँगा, किस दिशा में जाते हुए देखते हैं? आपको लगता है कि जो ग्रोथ है सेटिस्फैक्ट्री है? ये रास्ता जो आपने बताया, जिस तरह आप सोच रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ेगा? इसकी कितनी उम्मीद है आपको? एक बात तो मुझे ये लगता है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठना है। हम्म। मैं समाज में उसका असर होता देख रहा हूँ। हम्म। अब जो गुलामी की मानसिकता थी कि हम कुछ कर ही नहीं सकते और हम तो विदेशों से मंगाएंगे, हम्म। अब वो मानसिकता बदलेगी। क्योंकि अब हमने देख लिया, हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया। हमारे जो वैज्ञानिक DRDO पे रहे हैं, शुरू से अपने आप पे भरोसा रहा है। हम्म। हमने तो उस सन 60 के दशक का बना के दिखा दिया था। हम्म। तो अब इन चीजों को काम करने का मौका मिल गया। हम्म। अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत के हथियारों में कितना दमखम है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो अब बहुत तेजी आएगी। अगर हमारा जो, मैं जैसे मैंने कहा, ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो रेड टेप अभी भी अगर चेंज होने में समय लगेगा, लेकिन अब एक और रास्ता खुल गया कि इनकी सफलता देख करके जो हमारे उद्योग हैं उनको एक्सपोर्ट में बहुत अधिक एक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दुनिया ने देख लिया कि क्या दमखम है इन हथियारों में, और लाइन लगा के लोग खड़े हैं अब आपके हथियार खरीदने के लिए। तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर होने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि होके रहेगा, और ये गति और पकड़ेगा आने वाले कल में। और बहुत तेजी से हम आत्मनिर्भरता, पूर्ण आत्मनिर्भरता की तरह बढ़ेंगे। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, मैं कहूंगा आज भी बहुत कुछ 1% या 0.1% ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अभी हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं। हम्म। बाकी हम 99.99% पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर हैं जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है। जहाँ तक उनको प्रोडक्शन में लाने का सवाल है, उनको सेनाओं को देने का सवाल है, मुझे लगता है उसमें अब तेजी आएगी।
देश में एक जो बहुत बड़ी चर्चा हमेशा से डिफेंस को लेकर रही, आयात वर्सेस इंपोर्ट वर्सेस इंडिजिनस चीज़ों के लिए, और उसमें आपने जितनी स्ट्रांग पैरवी की है कि स्वदेशी हथियारों की, स्वदेशी चीज़ों की, और स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने की, ताकि भविष्य बेहतर हो। मैंने नहीं देखा कि किसी ने इतनी मुखरता के साथ में इसकी पैरवी की हो। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत विस्तार पूर्वक तरीके से और बहुत बारीकी के साथ समझाया है, उदाहरण देके समझाया है कि कैसे जो आत्मनिर्भरता है वही शांति का रास्ता है, वही शक्ति का रास्ता है। और अगर आप दूसरों के मोहताज रहेंगे, चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो हथियार हो या दूसरे संसाधन, तो लोगों का शिकंजा आप पर हमेशा कसा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से, जैसे आपने जिसका जिक्र किया कि हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक तो था ही, हमारे विज्ञान के वैभव का भी वो प्रतीक बना है। जैसा आपने स्वयं कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बस बात भरोसा बनाए रखने की है। सर, आप हमारे साथ में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बुलाने का, आपने मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार आपने सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत किसी से कम नहीं है। भारत के वैज्ञानिक, भारत की सेनाएं, उन पे पूरा विश्वास रखिए। हम कुछ भी कर सकने में सक्षम हैं।